कोई भी एग्जाम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन के साथ में ही सारे चीजों को समझेंगे कि वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस क्या होता है। तो सब कुछ यही से सीखेंगे। क्वेश्चन एक होगा, उसका आंसर हम अनेक बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ना। ये टॉपिक हमारा क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात पता है, ये क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। पहले ही आ गया हमारा, किसकी बात किया? फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब हम प्लेन मिरर को जानते नहीं है, ठीक है ना। प्लेन मिरर को हम लोग पहले जानते नहीं है और इसके पहले भी बात करेंगे तो सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके साथ जितने टर्म यूज होता है वो सारे टर्म को भी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो एक पॉलिश्ड सरफेस पे होता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि पॉलिश सरफेस और प्लेन सरफेस पे ही होगा, ये किसी भी सरफेस पे होगा। लेकिन अगर हम बाई चांस बात कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम ये क्या हो गया, जिगजैग पाथ है, यानी ये प्लेन सरफेस नहीं है। लेकिन अगर ये जो सरफेस है ये हमारा क्या है? प्लेन सरफेस है। रिफ्लेक्शन होने के लिए, अच्छा रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या चाहिए? प्लेन सरफेस चाहिए और क्या चाहिए? पॉलिश्ड सरफेस चाहिए। अब जैसे इस बोलेंगे इस मैट पे, ये ब्लैक कलर का है, इसमें रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये हमारा रिफ्लेक्शन को ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। यानी पॉलिश्ड मतलब चमकीला। पॉलिश्ड का मतलब हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि वैसा सरफेस जो सबसे ज्यादा रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता हो। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए जो यूज करते हैं वो मिरर, स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास हम उसको बनाते हैं स्पेशली रूप से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर। तो मिरर जो होता है वो प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर होता है, जो हम दोनों पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। यानी लाइट का एक ऐसी परिघटना है जिसमें रेज ऑफ लाइट किसी सोर्स से आता है। अब पूरी कहानी को समझेंगे कि ये एक प्लेन सरफेस है, ये हमारा क्या है? एक प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। यहां पर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? एक प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस है तो इसके बैक साइड को पॉलिश किया गया है, ठीक है ना। इसके बैक साइड को क्या कर दिया गया है? पॉलिश कर दिया गया। चूंकि ये ग्लास है और ये समझ सकते हैं तो हम इसको प्लेन मिरर भी बोलेंगे, है ना। इसको अगर हम एम और एम डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉलिश्ड सरफेस है, ये क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है। आप समझिएगा कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट से, दैट इज सन, मान सकते हैं कि चलो सन के लिए बात करें, ठीक है ना। सन, सन से बहुत सारा इंफिनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलता है। बट हम यहां पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि रेज ऑफ लाइट एक आया और इस सरफेस पे टकराएगा, है ना। तो जो रेज ऑफ लाइट सन से आता है, सन दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। सन हमेशा कंटिन्यूअस, है ना, एनर्जी वास्ट अमाउंट में रिलीज करता हुआ रहता है। सन में लाइट इतना कैसे बनता है, हीट और लाइट कैसे जनरेट होता है, इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। इसमें फ्यूजन होता है, किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस बता दिया गया है कि सन इतना लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस क्यों करता है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में एक यहां से एक रेज ऑफ लाइट को लाएं, यानी सोर्स से जो रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस तक आता है, इस रेज ऑफ लाइट को बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। मतलब वैसी प्रकाश की किरणें जो सन से सरफेस पे आकर टकराएगी, उससे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतित किरण। क्या हो जाएगा? आपतित किरण। यानी जो सोर्स से रेज ऑफ लाइट आएगा उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब रेज ऑफ लाइट का अगर इस सरफेस पे यहां पर जिस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक किया है, इस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे, इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पे आकर मिलता है, इसे बोला जाता है इंसिडेंट पॉइंट। यानी अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। थोड़ा हिंदी कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी छोड़ा हुआ बहुत साल हो गया, ठीक है ना। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे जैसे भारत देश में, देखो एक बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं अभी आप लोग को। एक्चुअली हर इंसान ना, हर इंसान का ना कुछ अपना बेसिक डीन और जेनरिक फॉर्म होता है।
हम लोग संस्कृत भाषा को भूल गए, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम भाषा जो है, मैक्सिमम, जैसे अभी हम लोग महाराष्ट्र में बोलता है ना कि मराठी बोलो हिंदी वाले लोगों को, और तमिलनाडु में बोलता है, तो सारे लैंग्वेज का जननी संस्कृत है, ठीक है, सारे लैंग्वेज का जननी संस्कृत है। और भारत में हर एक नागरिक को अपनी भाषा को बोलने का अधिकार होना चाहिए, आजादी है, स्वतंत्र है, कि अगर महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, तमिल लोग तमिल भाषा बोलते हैं हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, और हम सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, कि भाई जितना लैंग्वेज सीखेंगे हमें अच्छा भी लगता है। जैसे अगर आप संस्कृत का भाषा को सुनिएगा कहीं पर भी यूट्यूब पे, तो झारखंड का जो लोकल लैंग्वेज है ना, वो कहीं ना कहीं उसका टोन मिलेगा, आपको संस्कृत भाषा से मिलेगा। आप तेलुगु वगैरह जो भाषाएं होती है वो संस्कृत से ही निकला हुआ, मैक्सिमम जो भाषा है वो संस्कृत से डिस्कवर किया हुआ, और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ भाषा था जो हम लोग का संस्कृत, उसे खत्म कर दिया गया। खत्म ऐसे नहीं हुआ, साजिश के तहत हुआ। समझ में आ रहा है बात को? अब देखो कैसे हमारी सभ्यताओं को खत्म करने के लिए कितनी बड़ी बात चला है, उस सोचोगे तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, तो कहेगा कि क्या हो रहा है। अगर बाई चांस मान लो मनाली का घर है गांव में, सपोज मनाली के बहुत सारे पापा मम्मी मर गए, मनाली को पता चला कि मेरा घर है गांव में, मनाली जाके दावा कर पाएगी? कर पाएगी ना कि हाँ मेरा ये घर है, मेरा ये पापा ऐसे 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 थे, ऐसे कर पाएगी अगर रहेगा घर तब। लेकिन घर ही नहीं रहेगा तो मनाली का ही इच्छा नहीं डेवलप करेगा, और मनाली ही विश्वास तक नहीं करेगी। अगर कोई बोलेगा ना कि मनाली यहाँ तुम्हारा घर था उसको बेच दिया या वो ले लिया, तो विश्वास ही नहीं करेगी कि नहीं घर ही नहीं है तो कहां से मेरा घर होगा, झूठ बोल रहा है यार। सेम वही चीज हमारा हिंदी भाषा के साथ किया जा रहा है। अब सोचो, तुम ऑब्जर्व करो, आजकल के जितने स्कूल हैं या जितने पेरेंट्स हैं, कौन से स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल क्या सिखा रहा है? कुछ सिखाए नहीं सिखाए, इंग्लिश भाषा पे सिखाने पे जोर दे रहा है, ठीक है। क्या भाषा, इंग्लिश भाषा बचपन से सीखना बच्चा टैलेंटेड हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लैंग्वेज जैसे हम अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं, अगर वहां पर स्पेनिश बोला जाता है या फ्रेंच बोला जाता है, तो वो सीखना उस समय सीख लेंगे ना। लेकिन हमें साइंस, है ना, साइंस, मैथ, या बात कम्युनिकेशन स्किल जो है हमारी अपनी भाषा में सिखाना चाहिए। और हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी। हम ये बोलते हैं कि देखो भाषा बहुत बड़ी चीज होती है, हम ये नहीं बोल रहे कि बंगाली अपना भाषा छोड़ दो, नहीं, कभी नहीं, बोलो। लेकिन जो भाषा सबसे ज्यादा भारत में बोला जाता है, या बेसिक रूप से जो भाषा रहा है, वो भाषा सब जगह यूज होना चाहिए। अब जैसे हम लोग जाते हैं, पुरी चल जाते हैं, बंगाल चल जाते हैं, या कहीं भी अदर स्टेट जाते हैं, तो वहां पर इंग्लिश में लिखा हो रहता है और उसका लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है। अब बताओ, जो इंग्लिश पढ़ना मजबूर कर दिया ना, सबसे पहले तो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं? बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हैं। और ये इंग्लिश का सभ्यता कब से आया? जब ये सब क्या बोलते हैं, मिशनरी स्कूल आया। मिशनरी स्कूल का क्या काम है कि बच्चों को मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करो, ठीक है ना। अभी कैसे होता है कन्वर्जन करना? तो कन्वर्जन करने का बहुत सारा तरीका होता है। अब तुमको अपना लैंग्वेज ही नहीं पता रहेगा कि तुम क्या बोल, तुम बचपन से जन्म ली और तुम इंग्लिश से बोलना शुरू करोगी, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। 80% बच्चे जो अभी तक है वो हिंदी सही से लिख नहीं पाते हैं। पहले हम लोग का जब हम लोग पढ़ाई करते थे, संस्कृत एक सब्जेक्ट होता था ऑप्शनल, आज वो संस्कृत को हटाकर कंप्यूटर ला दिया है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा हिंदी सब्जेक्ट लेना नहीं चाहता है। बताओ, जो बच्चा बचपन से हिंदी नहीं पढ़ेगा वो अपनी मातृभाषा को खत्म कर देगा, और हम कितनों भी हिंदी को मिटा दिया जाएगा। जो संतुष्ट, जैसे ये बच्चा कैसे बोला कि हम हिंदी में दे या इंग्लिश में, बोला सर दोनों में दीजिए, हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश भाषा बहुत टफ है हिंदी से, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कि हमारा जेनेटिक और जीन और सराउंडिंग हिंदी भाषा ही बोले हैं, तो हिंदी में बहुत जल्दी से कंफर्टेबल हो जाते हैं। वैसे लाखों बच्चों को समझो, वो लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बचपन से बोले हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन आंसर याद करना है इंग्लिश में। यानी हमारे हिंदी भाषा को, हमारी सभ्यता को खत्म करने के लिए बहुत प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये भी जटिल है जो खत्म ही नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है बात को? आज से नहीं खत्म किया जा रहा, जब से मतलब स्टार्टिंग से खत्म किया रहा, आज भी प्रयास जारी है। समझ रहे बात को? लेकिन प्रॉब्लम, दुखद ये बात होता है जब हमारे घर की छोटी बच्चियां बोलती है चाचू हिंदी नहीं लिख पाते, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो ये बहुत दुखद घटना है। भारत जैसे देश में जहां पर हिंदी 50 to 55% लैंग्वेज भाषा बोला जाता है,
उस लैंग्वेज को बच्चे आजकल हिंदी वाले क्षेत्र में बच्चे नहीं जान रहे। कितना दुखद है और ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना। भाषा अपना होना चाहिए, जेनेटिक होना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया, बचपने से इंग्लिश सिखाओ, बच्चा हिंदी भूल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचपने से अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं, हिंदी भूल जाएंगे। वही सेम कहानी, मनाली का घर है ये नहीं है, घरे तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया, तो मनाली को खुद विश्वास नहीं हुआ कि मेरा घर भी वहां पे था। वही चीज हमारे साथ हिंदी भाषा के साथ किया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हिंदी हम लोग के लिए कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना, जैसे मराठी उराठी जो मारपीट करते हैं, हम उन लोग से एक ही बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, हम भारतीय भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाओं का क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और हमेशा करेंगे। चाहे वो मराठी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, चाहे जो हो, सारे भाषा का हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम सीखना भी चाहते हैं। हमको अगर मौका मिले, कोई मराठी सिखाए हम सीखेंगे, कोई बंगाली सिखा दे तो हम सीखेंगे, वो मेरा स्किल ना होगा। इसी तरीके से मराठी या मराठा जो लोग हैं, तमिल के लोग हैं, उन लोग से भी यही कहना चाहते हैं कि देखिए, आप जबरदस्ती करेंगे तो ये हो गया, प्रेशराइज करना वो कभी असंभव नहीं, संभव ही नहीं है कि हम आपका भाषा को वो भाषा का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप प्रेशराइज कीजिए तो डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा मेरा उससे, ठीक है ना। तो सारे भाषा बोलिए, आप भी हिंदी सीखिए, हम भी मराठा सीख रहे हैं, क्योंकि वो सारा भाषा एक ही है। अब भाषा से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाइए कि आप बहुत बड़े हैं और हम लोग बहुत छोटे हैं। बोलता ना, बिहार गरीब राज्य है, हर चीज महंगा है बिहार में, चल के जरा देख लेना। झारखंड से या कोई अदर स्टेट से हर चीज महंगा है बिहार में। 109 रुपये पेट्रोल मिलता है वहां पे, झारखंड में कितना लेते हो, 97 रुपीज, ठीक है। जो कपड़ा तुमको यहां पर मिलेगा ना 100 रुपया में, वो धनबाद तो बिहार में 110 रुपया में मिलेगा। लोकल चीजों को छोड़कर हर चीज बिहार में महंगा है। कैसे गरीब है बिहार। और कौन सा खाने पीने में किसी भी स्टेट से बिहार कम है, नहीं। बिहार का नजरिया, हाँ, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, उनके पास क्षमता होता है, पेशेंस होता है, मेहनती होते तभी तो आईएएस ऑफिसर निकाल। बिहार के लोगों को अगर बोल दो कि यूपीएससी निकालना है तो निकाल लेंगे। बिहार लोगों को बोल दोगे, हाँ, बिजनेस में पिछड़ गया, क्योंकि बिजनेस का माहौल बिहार में बना नहीं, मेंटलिटी सेट हुआ नहीं। अब के युवा, हमारे जैसा युवा बिहार से निकलकर ही बिजनेस का ही कॉन्सेप्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। आप जरूर, ठीक है ना। तो कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि हम लोग अपने भाषा को बचा सकते हैं। आज भी चल जाना, कहीं भी चल जाओ तो भोजपुरी गाना, ऐसा है ना। तो भोजपुरी भी एक भाषा है। अब हम बोलते हैं मगही, अब हम भोजपुरी से नफरत क्यों करें, उसका भी तो मजा है हमारे देश का। तो अगर एक बाग है, एक बाग में अगर 20 फूल है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है ना जी, कि हमको ये पसंद है तो इसी को खाली रखेंगे, बाकी सबको मिटा देंगे, ये तो गलत बात है। सारा फूल तो हमको पसंद नहीं आएगा, और सारा फूल सबको पसंद, सारा फूल रहेगा तो ना मेरे। तो ये बात, भाषाओं की खूबसूरती और भाषाओं के आधार पे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मेरा एक डिमांड है कि हिंदी पूरे इंडिया में, अगर गवर्नमेंट की कोई भी चीजें, जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग ना पढ़ ही नहीं पाते बंगला, बंगला में। अब सौंपे का नाम लिखा हो बंगला में लिखा, हम लोग नहीं पढ़ पाते। और सबसे ज्यादा कौन तीर्थ करता है, यूपी बिहार के लोग ही करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये आपतन बिंदु समझ में आया। आपतित किरण, तो जिस पॉइंट पे टकराता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पार्ट होता है, यानी लॉ जो होता है, रेज ऑफ लाइट का जो फीचर्स है, प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि रेज ऑफ लाइट जब यहां से आएगा, इस सरफेस पे टकराएगा, और टकराने के बाद एक सर्टेन लॉ के कारण, एक सर्टेन लॉ के कारण क्या करेगा, सेम उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। क्या करेगा, सेम उसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। दिस फेनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो लिखेंगे या बोलेंगे, when rays of light coming from the source of light strikes on a plane or a smooth surface, after it reflects in the same direction with a certain law, this phenomena of light is called reflection of light. इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में अगर बात करेंगे तो प्रकाश सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी समतल और चमकदार सरफेस से जब टकराती है, टकराने के बाद एक निश्चित नियम के साथ उसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। क्लियर हो गया। अब इस जो रेज आया उसे क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट पे टकरा उसे क्या बोलेंगे, और टकराने के बाद जो रेज जाता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सॉरी, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे,
रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परावर्तन, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे? वही दुख, यही इसीलिए ऐसी बातें निकल गई, दुख की बात है कि हिंदी हम लोग का क्या हो गया? परावर्तित किरण। कमजोर कर लिया। अच्छा, ये सरफेस का एक परपेंडिकुलर होता है, ये सरफेस का क्या हो जाएगा? एक परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर ये बनाए यानी नॉर्मल, लंबवत जिसको बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा? लंबवत, यानी ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल जो होता है ये सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलर। सरफेस ये था, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि एंगल कितना बनाता है? 90 डिग्री। कितना एंगल बनाता है? अब यहां से लॉजिक ये आएगा, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, दोनों बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल, यानी इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन कोण। आपतन कोण किससे मिलकर बनता है? आपतित किरण और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी क्या बोलेंगे? आपतन कोण। उसके बाद परावर्तन कोण, यानी बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाएगा? एंगल आर। तो इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है ना? ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सारा बात समझ में आ गया? शॉर्ट में एक बार अच्छे से समझ लेते, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। जो रेज ऑफ लाइट सोर्स से आएगा उसे क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट पे टकराएगा उसे क्या बोलेंगे? टकराने के बाद जिस पाथ में जाएगा और जो लाइट ट्रेवल करेगा उसको कौन सा रे बोलेंगे? और सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ। क्लियर हो गया? अब सुनो, फर्स्ट लॉ, इसका दो लॉ है। फर्स्ट लॉ बहुत आसान है। पहला नियम क्या है इसका? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम पॉइंट और सेम प्लेन, दोनों बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसी को बोलते हैं विथ अ सर्टेन लॉ। अब तुम यहां से समझना, यहां पर से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना बना? 30 डिग्री बना। एंगल इक्वल है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल कितना था? 90। तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा? 90। तो 90 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 60। और अगर हम इस एंगल की भी बात करेंगे, सिर्फ अगर इस एंगल की बात करेंगे, इसको डबल से दिखा रहे हैं, इस एंगल की बात करें तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 60। ठीक है ना? तो यहां पर से कोई भी ये एंगल दे देगा तो ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल पता चल जाएगा तो ये निकाल लेंगे, और ये पता चल जाएगा तो ये भी हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा टॉपिक क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें जितना क्वेश्चन चाहोगे तुम बना सकते हो, कोई रोकने की जगह नहीं है। ठीक है? अभी भी हम लोग जगह पे नहीं पहुंचे, और यही रिफ्लेक्शन किस में होता है? प्लेन मिरर में। किस में होता है? प्लेन मिरर। अब आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर को अगर फॉर्म करते हैं तो कैसा बनता है। अगर बाय चांस मान लीजिए कि इसमें हम रेडी करवा लेंगे, पूरा पीपीटी वगैरह रेडी करवा लेंगे, जिससे क्या होगा ना कि पढ़ाना आसान हो जाएगा। आज भर के लिए सिर्फ समझ लीजिए। मान लीजिए कि एम और एम डैश एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर दैट इज कॉल्ड वेरी फाइन एंड स्मूथ सरफेस, है ना, विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट। वो क्या करता है? मैक्सिमम रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। अब समझिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी बात है कि ये एक सरफेस है और यहां पर हम लोग क्या किए? एक ऑब्जेक्ट को रखे। मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकलता है, बहुत सारा रेज निकलता है, एक ही नहीं रखता। रिप्रेजेंट खाली हम लोग क्या करते हैं? दो से करते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम दो रेज की जरूरत होती है। इससे दो रेज हम लोग लिए, ये दोनों गया। चूंकि पीछे साइड पॉलिश किया हुआ है तो रेज ऑफ लाइट तो आगे नहीं जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, यहां से बाउंस बैक हो जाएगा, और बाउंस बैक से ये फील हो रहा है कि ये आगे जाकर कभी भी मिलेगा नहीं, ये आगे जाकर कभी भी मिलेगा नहीं। रेज ऑफ लाइट निकला, ठीक है ना, और वही इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकल रहा है, लेकिन ये यहां से टकराने बाद इधर जा रहा है, और ये रेज कभी मिलेगा नहीं। जब नहीं मिलेगा तो होगा क्या, तो ये होगा, यही चीज होगा कि ये रेज ऑफ लाइट पीछे अगर जाएगा, सॉरी पीछे अगर जाएगा, अगर पीछे जाता है तो ये यहां पर ऐसे फॉर्म करेगा, और यहां पर बना देगा एक इमेज, ठीक है, समझना। अब दो प्रकार का इमेज होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों वर्ड यूज में कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया नहीं। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट अ पॉइंट, मतलब रियल में मिलेगा पॉइंट पे, एक पॉइंट पे रियल में मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज, क्या बोलेंगे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रेज ऑफ लाइट एपियर्स टू मीट, हमें क्या भास हुआ कि ये रेज ऑफ लाइट इधर जाएगा, लेकिन ये फैलता हुआ जा रहा, तो इंफिनिटी तक भी जाएगा, तो और दूर जाएगा, तो इधर तो आगे जाकर नहीं मिलेगा। लेकिन इमेजिन किए कि अगर इसको पीछे साइड बढ़ाया जाता तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल सकता था, तो ये रियल में तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसको रियल में जब नहीं मिलेगा तो क्या बोलेंगे, एपियर्स टू मीट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर इसे पीछे बढ़ाया जाएगा तो पीछे जाकर कहीं ना किसी पॉइंट पर मिल सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपीयर्स टू मीट। जब रियल में रेज ऑफ लाइट मिलेगा तो बोलेंगे रियल इमेज, और एपियर्स टू मीट होगा कहीं भी तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, क्या बोलेंगे। और वर्चुअल इमेज, ये सब पॉइंट नोट करने वाली बात है, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, वर्चुअल इमेज मिरर के हमेशा पीछे बनेगा, ये मिरर का फ्रंट साइड है और ये मिरर का बैक साइड है, तो वर्चुअल इमेज का जैसे ही बात करेंगे तो मिरर के बैक साइड में बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमेशा एपियर्स टू मीट होता है, और रियल इमेज किधर बनता है, तो हमेशा मिरर के सामने, यानी रियल इमेज जो है मिरर के सामने बनेगा, और वर्चुअल इमेज जो है मिरर के पीछे बनेगा, किधर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर के सामने अगर कोई वस्तु को या तुम ही रहते हो तो तुम्हारा इमेज कैसा बनता है। सबसे पहला डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब इसको नोट कर लो, यहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी लिखना मत, तुम लोग वीडियो भी देख के अपलोड करवा देंगे, लिख लेना वहीं से। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से यानी यहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस को, तो यहां से यहां के डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यही था ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, और इसका इमेज क्या बना, ए डैश बी डैश। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज दोनों बराबर होगा। अगर यहां से यहां ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा, 10, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, क्या हो जाएगा, एच ओ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज एच आई, ये दोनों भी बराबर होगा। दूसरा पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दो चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, इमेज जो बनता है वो लिटरली इन्वर्टेड होता है ना। लिटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है कि अगर आप राइट हैंड रेज करोगे तो आपको इमेज में क्या दिखेगा, मतलब राइट हैंड रेज करोगे तो आपको इमेज क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड। लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। अगर ये पेन को हम ऐसे रख रहे हैं, ये इधर है ना, ये इधर है और ये इधर है ना, इमेज इसका कैसा बनेगा, ऐसा, ये इधर एपीएस होगा और ये इधर, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यानी लिटरली इन्वर्टेड इमेज,
लेटरली इन्वर्टेड इमेज, है ना, ये 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है। देखो ये पूरा डेप्थ में अगर ये ऐसा है और ये ऐसा हुआ तो हॉरिजेंटली क्या हुआ, 180 डिग्री एंगल पे रोटेट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ये ऐसा था और टोटल एक घूम कर कैसा हो गया, तो 180 डिग्री, तो लिटरली रोटेट कितना करता है, 180 डिग्री हॉरिजेंटली। ठीक है, चौथा पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर भी वेलोसिटी से जा रहा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर भी वेलोसिटी से जा रहा हो तो उसका इमेज भी क्या होगा ना, भी वेलोसिटी से वापस आएगा। अगर ये भी वेलोसिटी जा रहा है तो इमेज भी क्या हो जाएगा, भी वेलोसिटी से वापस आएगा। अगर ये भी वेलोसिटी मान लेते कि 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट भी का इमेज भी जो होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर आना शुरू करेगा। समझ में आ रहा बात को, यानी कोई ऑब्जेक्ट मिरर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाएगा तो उसका जो इमेज मिरर में बन रहा होगा वो मिरर भी 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही उसके तरफ आना शुरू करेगा। समझ में आई बात। चलिए, ये इतना सारा प्रॉपर्टीज हो गया हमारा प्लेन मिरर का, कितना हो गया प्रॉपर्टी हो गया प्लेन मिरर का। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, है ना, तो क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोलता विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है किसका, प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है, रियल या वर्चुअल, अभी पढ़ा है। प्लेन मिरर पीछे साइड इमेज बनाता है, तो ये तो सही है, तो ये मेरा ऑप्शन सही नहीं होगा। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या, वस्तु की अपेक्षा लार्ज, वस्तु की अपेक्षा क्या हो जाएगा, लार्ज। तो ये तो नहीं बोले, हम लोग क्या बोले कि हम लोग बोले कि जितना हाइट का ऑब्जेक्ट है उतना ही हाइट का क्या बनेगा, इमेज। तो ये गलत होने का चांसेस है। फिर भी हम चारों ऑप्शन देखते हैं। लिटरली इन्वर्टेड बनाता है, ये भी सही है। फिर रियल बनाता है, अच्छा बताओ, रियल तो नहीं बनाता है। और इरेक्ट, सॉरी इरेक्ट का मतलब क्या हो गया, समझिएगा थोड़ा सा मिस मत माइंड। इरेक्ट का मतलब क्या हो गया ना कि वस्तु अगर ऐसा है ना, इसका ऊपर वाला पॉइंट, दो चीज आता है इरेक्ट और इन्वर्टेड, है ना, अच्छा हुआ टर्म आ गया, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब क्या हुआ कि मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी ऐसा ही बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है ना। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है, इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट अगर इसका टॉप इधर है तो इसका भी टॉप उधर ही है, उसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट, क्या बोलेंगे। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसा बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। यानी दो चीज सीखने को बहुत अच्छे से मिला, ऑप्शन के चारों ऑप्शन से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा। वर्चुअल इमेज, देखो कॉन्सेप्ट एक पढ़ाई समझ में आ गया, वर्चुअल इमेजेस क्या होता है। दूसरा इरेक्ट समझ में आ गया कि इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो गया इरेक्ट और ये क्या हो गया, इनवर्टेड। क्या हो जाएगा, इनवर्टेड इमेज, क्या हो जाएगा, इनवर्टेड इमेज। चलिए, तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन मेरा सही इसमें कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये गलत है। हमारा प्लेन मिरर रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रियल, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर में होता है, यानी सही है। कौन नहीं होता, प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता है। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है।